अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया, सप्लाई के अदर फैक्टर्स पढ़ लिए, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, डिमांड के अदर फैक्टर्स पढ़ लिए। अब जब हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो है वो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब देखें, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आपने पढ़ा था कि जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होती है, और जब प्राइस डिक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होती है। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा था। ऐसा होने का रीज़न क्या था? ऐसा होने का रीज़न ये था कि ये जो दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स कहती है कि इसको और प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन दो इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है वो हमारे पास प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कम होती है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। एक इनकम इफ़ेक्ट कहलाता है और एक सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट कहलाता है। अच्छा, जब आप इनकम इफेक्ट की बात करते हैं तो देखें, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब एग्जांपल अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इसमें देखें, प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। पीपल कैन नॉट बाय सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मकसद ये है कि अगर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, ठीक है, तो उतने ही पैसों में लोग उतना नहीं खरीद पाएंगे जितना पहले खरीद रहे थे। यानी फॉर एग्जाम्पल, 1000 रुपये में पहले लोग 10 किलो खरीद रहे थे, ठीक है, लेट सपोज 100 रुपये कीमत थी। अब कीमत 200 रुपये हो गई बढ़ के, और लोगों के पास पैसे, इनकम अभी भी 1000 रुपये ही है, तो अब वो कितना खरीद पाएंगे? 5 केजी खरीद पाएंगे। तो हमें क्लियर ये हुआ कि अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो लोग, पीपल कैन नॉट बाय सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने की वजह से लोग उतना नहीं खरीद पाएंगे जितना पहले खरीद रहे थे उतनी ही इनकम में। क्लियर होती है बात? ये देखें, 1000 है इनकम और 10 प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे, $100 रुपये का एक प्रोडक्ट था। इनकम अभी भी इतनी है लेकिन प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ गई हैं, तो अब पहले के मुताबिक तुम कम खरीद रहे हो। तो समझ क्या आया कि प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? कम हो गई। तो पहला रीज़न जो है वो प्राइस बढ़ के क्वांटिटी डिमांडेड के कम होने का, या प्राइस कम होके क्वांटिटी डिमांडेड के बढ़ने का, वो हमारे पास इनकम इफेक्ट है। तो ये जो इनकम इफेक्ट है, ये इनकम इफेक्ट हमें क्या समझा रहा है? ये इनकम इफेक्ट हमें ये समझा रहा है कि सर, जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोग उतनी ही इनकम में जितना पहले खरीद रहे थे उतना नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा जो रीज़न है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में देखें, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस पीपल विल शिफ्ट टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूट। यही तो हमने पढ़ा। देखें, एक सबसे याद होगा आपको, जब लॉ ऑफ डिमांड के हमने नॉन प्राइस फैक्टर्स पढ़े थे तो उसके अंदर जो है वो एक रिलेटेड गुड्स वाला टॉपिक था, जिसके अंदर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा था। सब्स्टिट्यूट्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन जिसकी प्राइस बढ़ रही है उसकी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बजाय इसके सब्स्टिट्यूट की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, टी एंड कॉफ़ी था, बीफ और मटन था। मटन महंगा हो गया, मटन की कीमत बढ़ गई, तो लोगों ने मटन खाना क्या कर दिया? कम कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इसका सब्स्टिट्यूट मौजूद है। लोग बीफ, चिकन इसकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो समझ में आया, किसी भी प्रोडक्ट की जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाते हैं। When price increases, people will shift towards the substitute. तो लॉ ऑफ डिमांड का जो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, यानी जो डिमांड कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, उसके दो रीजंस हैं। एक आपके पास इनकम इफेक्ट है और एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जिसे हम मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया था मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मार्केट डिमांड का मतलब होता है कि मार्केट में वो प्रोडक्ट कितने लोग, इन टोटल जितने भी लोग वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो टोटल कितना खरीद रहे हैं। और इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है हर बिजनेस की अपनी डिमांड। लेट्स सपोज 1, 2, 3 यानी A, B, C, ये 3 बिजनेसेस हैं, और ये 3 बिजनेसेस प्रोडक्ट इतने का ही बेच रहे हैं, 5 रुपये का, और फ़र्क ये है कि एक वाला 10 बेच रहा है, बी वाला 30 बेच रहा है और सी वाला 40 बेच रहा है।
तो अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात करूंगा तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है ए कितना बेच रहा है 10, ये इंडिविजुअल डिमांड है। बी कितना बेच रहा है 30, ये इंडिविजुअल डिमांड है बी की। सिर्फ बी की बात कर रहा हूं, सिर्फ ए की बात कर रहा हूं, सिर्फ सी की बात कर रहा हूं, ये इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा तो कितने हो जाएंगे 80। तो टोटल डिमांड 80 है। टोटल डिमांड बोलने के बजाय हम इसको क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड बोलेंगे। तो 5 रुपए के हिसाब से पूरी मार्केट में कितनी डिमांड है, 80 डिमांड है। 5 रुपए के हिसाब से ए की डिमांड कितनी है 10, तो ये इंडिविजुअल डिमांड है। तो इंडिविजुअल डिमांड क्लियर हो जाता है, मार्केट डिमांड क्लियर हो जाता है। तीसरा जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई का ही है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, सिट्रस पैरिबस। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हमने पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है। अब एक बात आप जहन में रखें, जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड में और लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस बढ़ने की वजह से, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का। यानी हम यूं बोलेंगे कि प्राइस बढ़ेगी, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज होगी, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, हम यूं बोलेंगे कि क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड हो रही है। यानी बढ़ने को लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक हम बढ़ने को, डिमांड के बढ़ने को लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक हम डिमांड के बढ़ने को एक्सटेंशन कहेंगे, और लॉ ऑफ सप्लाई में भी सप्लाई के बढ़ने को हम एक्सटेंशन कहेंगे। तो ये देखें, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, तो हम क्या कहेंगे, प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड हो रही है। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, तो लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक भी जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, तो इसे हम कहेंगे जब प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई एक्सटेंड होगी। तो एक्सटेंशन का वर्ड आप लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड में यूज करोगे। जब डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक बढ़ रही होगी तो एक्सटेंशन है, जब सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक बढ़ रही होगी तो एक्सटेंशन इन सप्लाई है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन है, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक अगर डिमांड कम होगी, और डिमांड कब कम होगी लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, जब प्राइस बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो कम हो रही है ये लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक कम हो। सेम एज इट इज लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर सप्लाई कम होती है, क्वांटिटी सप्लाई कम होती है जब प्राइस कम होती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। यानी अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं तो इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। इफ अगर लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक बात करेंगे तो इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो समझ में हमें यह आया कि अब से हम लॉ ऑफ डिमांड में इंक्रीज का वर्ड डिमांड के साथ यूज नहीं करेंगे, हम एक्सटेंशन का वर्ड यूज करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई में हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सप्लाई एक्सटेंड हो रही है। सेम एज इट इज लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड को हम डिक्रीज नहीं बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। सेम एज इट इज लॉ ऑफ सप्लाई में भी यही होगा, जब प्राइस कम होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज नहीं बोलना, कॉन्ट्रैक्शन बोलने का। समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का वर्ड भाई कहाँ इस्तेमाल करना है, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड में। अदर फैक्टर्स के अंदर हम इंक्रीज और डिक्रीज शिफ्ट का वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर और लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड यूज करेंगे। राइज और फॉल और शिफ्ट ये अदर फैक्टर्स में यूज होगा आपके पास। यहाँ तक क्लियर है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर जो है वो आप राइज एंड फॉल का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के लिए आप एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड यूज करें, और अदर फैक्टर्स के लिए आप शिफ्ट का वर्ड यूज करें, या इंक्रीज इन डिमांड का वर्ड यूज करें, या डिक्रीज इन डिमांड का वर्ड यूज करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, इनको हमने समझ लिए, जिसके अंदर हमने इनकम इफेक्ट पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा, ये दोनों लॉ ऑफ डिमांड के थे। इसके बाद आपने मार्केट डिमांड पढ़ा और इंडिविजुअल डिमांड पढ़ा। फिर आपने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड पढ़ा, और इसको आप लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में यूज़ कर सकते हैं।
और बाकी अदर फैक्टर्स के अंदर आप इंक्रीज़ इन डिमांड, डिक्रीज़ इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड का वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक के लिए आज इस लेक्चर के लिए यहीं तक। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना शुरू करें, और अगला लेक्चर देखने से पहले लाजमी तौर पे जो पिछला लेक्चर होगा उसको एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज़ किया करें। ठीक है जी, मुलाकात हो रही है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।